गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वाली क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से तातुश बेबी हालदार को और उसके बड़े बेटे को अपने घर में बना देते हैं, स्थान देते हैं और बड़ा सम्मान उन्हें प्रदान करते हैं। तो इसके बाद बेबी हालदार स्वयं ही अपने खर्च को कम करने की कोशिश करती है। वह उतनी ही जितनी उसकी चादर है उतने ही वो पैर फैलाने का काम करती है। वह तातुश के घर में भी बड़े एहतियात और सावधानी से रहती है। वह ये नहीं चाहती कि उसके या उसके बेटे के ऊपर तातुश का ज़्यादा खर्चा हो। तो इस प्रकार वह अपनी अच्छाई का परिचय वहाँ पर देती है। आगे हम बात करते हैं कि बेबी आगे सोच रही है, मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 बंधु भी वहाँ रहने लगे। अर्जुन दा के वे बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे। मेरे बच्चों से भी बुला बुलाकर वे बातें करते। उनमें एक का नाम सुखदीप था और एक का रमण। अर्जुन दा से मुझे वे ही ज़्यादा अच्छे लगते, और क्यों न लगते। उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते, जबकि अर्जुन दा ऐसा कि किसी चीज़ की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता, बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं? चाय पानी खाने को कुछ? वह सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करता तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था। मुझे लगता वह शर्माता है। रमण दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिल्कुल अपना समझकर रहता था। वह मुझे काफ़ी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीज़ें बनाना मैंने उससे सीखा। वह मुझसे मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता, देखो अभी वे छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नज़र रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था, और कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। उसने तातुश से पूछा, बेबी का ये लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुश बोले, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं? यह तो बेबी की लड़की है। रमण दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं तो समझ बैठा था कि यह भी लड़का ही है। रमण दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी थी, लेकिन कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहलेगा। उनकी बात मान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहाँ जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहाँ कई जवान लड़के भी आते और उनमें बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते और मौका न मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना,
कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती और न ही अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज़्यादा बातें न करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था, मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों के खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वो बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वो पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते। वो किसी की ओर देखती तक नहीं। वो देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वो बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता कि वह बंगाली हो सकती है। उसकी वयस मतलब उम्र 20-22 की रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती, उसके प्रति काफ़ी प्रेम होता। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेलजोल हो गया और हम एक दूसरे से रोज़ पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी और जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ, क्योंकि बेबी हालदार स्वयं उस कष्ट से गुजरी हुई थी। सुनीति जिस दिन अपने सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके 1 दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक ये मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन वह नहीं आई, वह चली गई। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वो बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला। वह कर भी क्या सकती थी, जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। ये जो दीदी माँ शब्द आया था उसका अर्थ है नानी। नानी को दीदी माँ इसमें बोला गया है। तो धीरे धीरे उसका पार्क में जाना भी बंद हो गया सुनीति के न मिलने से। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हठात मतलब बलपूर्वक एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी? मुझे चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है।
तुम्हारे तातुस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वयस मतलब उम्र, इस उम्र में भी मैं तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर वह अब संभव नहीं। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला अभिधान मतलब शब्दकोश, अभिधान कहते हैं शब्दकोश को, तातुस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा, मतलब किसी अंत तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने को भेजा है। आशीर्वाद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं, फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूलें इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा है वो उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तो तातुस बोले, वो तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातुस की बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वो खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा रख दिया था। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या क्या सोचकर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कहे बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया और वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा।
मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले क्यों नहीं होगा, तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू मतलब पिता के बड़े भाई या ताऊ, तो मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुश बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर में जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं, सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाज़ार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचार पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने ज़रूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्ण देवी के लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। इस प्रकार जेठू के द्वारा बेबी हवलदार को अपनी भावनाएं चिट्ठी के माध्यम से व्यक्त की गई। इसके बाद आगे और जेठू किस प्रकार से बेबी हवलदार का उत्साह बढ़ाते हैं, उन्हें किस प्रकार से गति प्रदान करते हैं, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।